हेलो एंड वेलकम टू BKV हाईटेक स्कूल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग जीव विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ प्रारंभ कर चुके हैं, छठा चैप्टर जिसका नाम है जनन। हमने पहला दिन आप लोगों को जनन का परिभाषा, जीवों के द्वारा संतान का सृजन किस प्रकार से होता है, उनमें किस प्रकार से समानता और किस प्रकार से विभिन्नता होती है मैंने बताया था। और साथ ही साथ यह भी बताया था कि हमारे जीवन में या जीवों के जितने भी इस पृथ्वी पर जीव हैं सभी में विभिन्नता महत्वपूर्ण है और आवश्यक भी है। सो विभिन्नता का क्या महत्व होता है इस पर हमने चर्चा किया था। आज जनन का हमारा दूसरा कक्षा है। मैं पुनः आप सभी का अपने कक्षा में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जनन के प्रकार के बारे में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं जनन के बारे में बताऊं तो जो जनन होते हैं वो जनन जीवों में दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं, अलैंगिक जनन, और दूसरा जो प्रकार है इसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो जनन को हम लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन कहते हैं। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसी प्रकार लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। दोनों रिप्रोडक्शन का, चाहे अलैंगिक जनन हो या लैंगिक जनन हो, अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन जो कुछ खास बातें हैं हम इस पर चर्चा करेंगे। अलैंगिक जनन की क्या विशेषताएं हैं और लैंगिक जनन की क्या विशेषताएं हैं, अलग अलग विशेषताओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अलैंगिक जनन की चर्चा कर रहे हैं। अलैंगिक जनन को समझने के लिए हम इनके विशेषताओं पर भी चर्चा करते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन जो होता है उसका हमने कुछ विशेषता यहाँ पर लिखा है। अगर एग्जाम में आ जाएगा कि अलैंगिक जनन की क्या क्या विशेषताएं हैं तो इन विशेषताओं की आप गणना कर सकते हैं, और आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है अलग अलग बिंदु को, इसको विस्तार से लिख सकते हैं। और मैंने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर नोट किया है। पहला विशेषता लिखा है, एक व्यष्टि के द्वारा। अलैंगिक जनन जो होता है उसमें एक व्यष्टि ही भाग लेता है। व्यष्टि और समष्टि क्या होता है कल हमने बताया था आप लोगों को। व्यष्टि मतलब एक जीव और समष्टि मतलब जीवों का समूह। जब अलैंगिक जनन होता है यानी एक जीव जब अपने संतति को जन्म देना चाहता है तो यदि जन्म देने के लिए एक ही व्यष्टि भाग लेता है, इसमें कुछ केचुआ है तो केचुआ को छोड़ दीजिए, केचुआ एक ही व्यष्टि होता है लेकिन उसके एक व्यष्टि में दोनों लिंग पाए जाते हैं, नर भी होते हैं और मादा भी होते हैं। अगर हम यहाँ बात करें एक व्यष्टि का मतलब, यहाँ जो मेरा तात्पर्य है, एक व्यष्टि मतलब कोई एक लिंग, नर या मादा, दोनों नहीं। या तो नर से ही बच्चे पैदा हो जाएंगे और नहीं तो मादा से ही बच्चे पैदा हो जाएंगे। हालांकि इसमें नर और मादा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक जीव होता है। और मैं यूं कहूं तो यहाँ ऐसे जीवों में अलैंगिक जनन की हम बात करेंगे जिन जीवों में नर और मादा की हम बात करते ही नहीं। हालांकि आप जब उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यह अलैंगिक जनन उनमें भी होता है जिनमें लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन वाले भी अलैंगिक जनन कर सकते हैं।
है ना। और बहुत बार आप ये भी देखेंगे कि अलैंगिक जनन तो होता ही है और साथ ही साथ लैंगिक जनन भी करते हैं। जैसे हम बांस की बात करते हैं, बांस में अधिकांशतः क्या होता है, अलैंगिक जनन। उसका कली निकलता है, जिसको मतलब जगह जगह पर आप देखते होंगे कली निकलता है, और इस कली सहित हम रोप देते हैं तो पुनः वहाँ से बांस निकल जाता है। गन्ने की भी बात कर लें, आलू की भी बात कर लें, उसमें अलैंगिक जनन होता है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनमें भी फूल लगते हैं, और जब फूल के द्वारा जब जनन होता है तो वह लैंगिक जनन होता है, क्योंकि फूल में वो अंश होते हैं, नर और मादा के अंग होते हैं, और नर और मादा के द्वारा अलग अलग कोशिकाएं उत्पन्न की जाती हैं, जिनको युग्मक कहा जाता है। वो दोनों युग्मक मिलते हैं तब जाकर एक बच्चे का कोशिका बनता है, जिसको हम लोग युग्मनज कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। तो अलैंगिक जनन वाले में भी लैंगिक जनन हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर मुख्य रूप से अलैंगिक जनन की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, सो सिर्फ हम लोग अलैंगिक जनन की बात हम लोग करेंगे। हालांकि कुछ कक्षाओं में जाएंगे तो अलैंगिक और लैंगिक दोनों को, जब जीवों को विशेष रूप से पढ़ेंगे, एक एक जीव के बारे में, एक एक जीव समूह के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें ये भी पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है और अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं, बहुत सारे जीव ऐसे हैं। यहाँ पर मैंने बताया आपको कि अलैंगिक जनन में एक व्यष्टि, मतलब एक ही व्यष्टि भाग लेगा। उसमें हम जैसे अमीबा अगर हम कहते हैं तो अमीबा नर और मादा नहीं होता है, सिर्फ अमीबा अमीबा होता है, और एक जीव, सिर्फ एक जीव भाग लेता है, एक अमीबा से दो अमीबा बन जाते हैं। तो यहाँ दो व्यष्टि की जरूरत नहीं पड़ती है। सो हम समझ सकते हैं कि अलैंगिक जनन में एक व्यष्टि ही भाग लेता है। दूसरा, युग्मक रहित। युग्मक रहित की अगर बात करूँ तो देखिए, इसे समझने के लिए, हालांकि मैं कल पिछले क्लास में बताया हूँ, आप देख सकते हैं कि युग्मक किसे कहते हैं। जब कोई कोशिका होती है, ट्यूबेन होता है, तो ट्यूबेन में जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री जब कोशिका विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप अंत में 4 कोशिकाएं बनती है, और ये 4 में एन यानी क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो आधी हो जाती है, इसीलिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन भी कहते हैं। और इस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा जो एन वाला यानी आधे क्रोमोसोम्स वाले जो कोशिकाएं बनते हैं, इनको हम लोग युग्मक कहते हैं। और ये युग्मक जो होते हैं वो नर में भी हो सकते हैं और मादा में भी हो सकते हैं। नर में होगा तो वृषण के द्वारा होगा, और मादा में होगा तो अंडाशय के द्वारा मियोसिस सेल डिवीजन होगा। अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं जो अगुणित होते हैं, यानी कि हैप्लॉइड होते हैं, आधे क्रोमोसोम्स वाले, और वृषण के द्वारा शुक्राणु उत्पन्न होते हैं जो नर युग्मक होते हैं। ये युग्मक कहे जाते हैं। नर युग्मक होते हैं जो नर में मियोसिस के बाद निकलेंगे, और मादा युग्मक होंगे जो मादा में यानी अंडाशय के द्वारा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप बनेंगे। और ये जब दोनों मादा युग्मक और नर युग्मक, ये दोनों युग्मक जब आते हैं और आपस में मिलते हैं तो उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी निषेचन कहा जाता है। और ये निषेचन जब होगा तो लैंगिक जनन में होता है, अलैंगिक जनन में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अलैंगिक जनन में ये तो युग्मक उत्पन्न ही नहीं होते हैं, युग्मक नहीं बनते हैं, यानी आधे क्रोमोसोम्स वाले कोशिकाएं नहीं बनते हैं, और नर और मादा इनमें नहीं होता है। इसीलिए हमने लिखा है साफ साफ युग्मक रहित, यानी अलैंगिक जनन के लिए युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा मैं बताने वाला हूँ, देखिए, समसूत्री कोशिका विभाजन और असमसूत्री कोशिका विभाजन। इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन तो होता ही नहीं है। 2 प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो अर्धसूत्री जब बनेगा तो युग्मक बनने के लिए होगा, इसमें युग्मक नहीं बनता अलैंगिक जनन में, अर्थात अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन का मतलब क्या? इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बराबर 1 से 2 भाग में डिवाइड हो जाते हैं। असमसूत्री का मतलब होता है, देखिए, असमसूत्री इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हमें अमीबा की बात करूँ, अगर कोशिका विभाजन की अगर बात करें तो देखिए, यह एक कोशिका है और एक कोशिका समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। एक ही कोशिका से यह 2 कोशिका बन गया, मतलब एक कोशिका था
अब यह टूटकर आधा आधा 2 बन गया है। मतलब ऐसा नहीं आज, लेकिन कोशिका विभाजन जब होता है तो ये कोशिका विभाजन है, लेकिन अब यहाँ असमसूत्री कोशिका विभाजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक जीव ही 2 जीव में विभाजित हो जाता है। हालांकि वह समसूत्री कोशिका विभाजन के तरह ही होता है, लेकिन चूंकि इसमें जीव हिस्सा लेता है इसीलिए कोशिका नहीं। हालांकि एक जीव जो है वह एक कोशिका ही है, जैसे अमीबा तो एक ही कोशिका का बना होता है, तो उसे एक कोशिका कह लीजिए या एक जीव कह लीजिए, है ना। तो यहाँ पर समसूत्री कोशिका विभाजन या असमसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा एक जीव 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। असमसूत्री कोशिका विभाजन ऐसा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें बताऊंगा मैं आपको आगे चलकर कि मुकुलन होता है। मुकुलन में कोशिका विभाजन नहीं, कोशिका विभाजन के द्वारा तो एक फिर से बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी और कली का रूप लेंगी, और वो कली जो है वह फिर से एक नया पौधा का या एक नया जीव का निर्माण कर देंगी। तो वहाँ कोई कोशिका विभाजन की हम बात नहीं करते हैं, इसीलिए असमसूत्री कोशिका विभाजन हम कहते हैं। चौथा की अगर बात करें, संतति जनक के समान होते हैं। क्योंकि देखिए आप खुद समझिए कि एक अमीबा है और एक अमीबा अपने 2 खंड बना लिए, इसमें जो डीएनए आएंगे ना वह 100% जो इसका पेरेंट जो जब जनक था तो जनक के समान ही डीएनए, एक डीएनए जैसे कि मैं कल बताया था आप लोगों की 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो यह तभी कोशिका विभाजन होगा जब ये 46 से अपने जो है डबल कर लेगा, है ना। क्रोमोसोम तो उतना ही रहेंगे, जीन सिर्फ डबल हो जाते हैं, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती नहीं है। यहाँ जो है जीन्स जो क्रोमोसोम्स और जो जीन होते हैं, जीन अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं, और जीन जब संख्या बढ़ा लेते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ गया, जीन सिर्फ डबल होगा। जीन जब डबल होगा तो इससे 2 क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। जब जीन आधा आधा होगा तो फिर 46 क्रोमोसोम्स इसमें होगा, 46 क्रोमोसोम्स इसमें भी होगा, और इसमें जो जीन होंगे वह बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं। और जब जनक के समान होंगे तो संतति जब उत्पन्न होंगे तो संतति बिल्कुल जनक के समान होंगे। लेकिन हम लोगों में क्या होता है, लैंगिक प्रजनन के द्वारा हमारा जो कोशिका है, मालूम है कि हमारे माता से भी मिला है और हमारे पिता से भी मिला है, और अर्धसूत्री जब कोशिका विभाजन होता है तो जीन में बहुत सारा इधर उधर होता है, बहुत ज़्यादा इधर होता है, जिसके कारण जीन जब थोड़ा सा चेंज होता है तो हमारी कोशिका में प्रोटीन बनाने के जो तरीके हैं या प्रोटीन की जो संख्या है या अलग अलग मतलब या प्रोटीन का जो क्वालिटी है वह अलग हो जाता है। कुछ अलग प्रकार का प्रोटीन बनता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम अपने माता पिता के बिल्कुल समान नहीं होते हैं, समान होते हैं लेकिन बिल्कुल समान नहीं होते हैं, थोड़ा सा हम लोग जो है अलग होते हैं, अलग प्रकार के होते हैं। तो लैंगिक जनन में थोड़ा सा विभिन्नता आती है, लेकिन अलैंगिक जनन में विभिन्नता नहीं आती है। यानी अलैंगिक जनन अगर होता है तो आप समझ सकते हैं कि जैसे बांस का अगर आप कराएंगे तो जैसा बांस उसका ओरिजिनल होता होगा और उसका कली को अगर रोक दिए तो वो भी बांस जो होगा वह बिल्कुल अपने पुराने बांस के तरह ही होगा, है ना। यानी बिल्कुल जो है संतति जो उत्पन्न होते हैं वह जनक के समान होते हैं। क्लियर, इसमें याद रखेंगे कि संतति जनक के समान होते हैं। पांचवा जो मैं बताया आपको, देखिए संतानोत्पत्ति दर तीव्र होता है। संतान उत्पत्ति दर का मतलब जैसे लैंगिक जनन जब हम लोगों में होता है तो देखिएगा एक बच्चे को पैदा करने के लिए 9 महीने का वक्त लगता है। 9 महीने के बाद जाकर जो है एक संतान का उत्पत्ति मतलब संतान की उत्पत्ति होती है। उसी तरह बहुत सारे जीव हैं जिसमें कि लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन के द्वारा आप जानते हैं कि एक कोशिका नहीं, एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं जो है बनती हैं और तब जाकर पूरे शरीर का निर्माण होता है। यहाँ पर जो अलैंगिक जनन करते हैं, एक और चीज दिखा देखिए ठीक इसके नीचे, सरल जीवों में यह होता है। सरल जीव का मतलब क्या, या तो उनका शरीर मात्र और मात्र एक कोशिका का बना होगा या बहुत सारे कोशिकाएं होंगी तो उत्तक बनेगा। उत्तक से आप अंग का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं या उसमें आप अंग तंत्र नहीं होता है, मतलब कि उनका जो शरीर होता है वह जटिल नहीं होता है। सिर्फ सरल जो जीव होते हैं, सरल जीवों में ही अलैंगिक जनन होता है। जब सरल जीवों में लैंगिक जनन होता है तो उनका जीव मतलब शरीर बनाने के लिए अधिक कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है, मात्र 2, 4, 8 कोशिका बन गया, एक जीव का निर्माण हो गया।
तो इतने कम समय में, मतलब कम ही समय में इनके संतान बन जाएंगे, अधिक समय नहीं लगेगा। और कम समय में इनके संतानों की संख्या जो होगी वो बहुत ही अधिक हो जाती है ना। तो संख्या भी अधिक हो जाती है और कम समय में बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है संतानोत्पत्ति दर तीव्र होता है अलैंगिक प्रजनन के द्वारा। सरल जी समझ में आ गया कि ये जब भी होंगे तो छोटे जीवों, सरल जीवों में ही होंगे। जटिल जीवों जैसे मनुष्य, गधा, घोड़ा, बिल्ली इत्यादि में अलैंगिक जनन नहीं होता है, उनमें लैंगिक जनन होता है। निषेचन रहित, निषेचन रहित लास्ट जो हमने 7वां पॉइंट लिखा है। निषेचन रहित क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए इसमें तो मैंने बताया कि युग्मक नहीं होते हैं। युग्मक बनेंगे तब न, दो युग्मक माता और पिता से आएंगे तो मिलेंगे तब निषेचन होगा। क्योंकि इसमें युग्मक बनते ही नहीं है, इसलिए युग्मकों का संलयन नहीं होगा। युग्मक मिलकर जो है युग्मनज का निर्माण नहीं करते हैं इसमें, इसीलिए हमने लिखा है कि निषेचन नहीं होता है। निषेचन किसमें होगा? तो लैंगिक जनन में होगा, है ना। मतलब इसका उल्टा कर लीजिएगा तो लैंगिक जनन का मतलब पता चल जाएगा। तो ये हमने जो बताया अभी वो अलैंगिक जनन की विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा किया। विस्तार से आपको मैंने समझाया, आप बुक पढ़कर एक बार फिर से रिवीजन अपना कर लेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, यानी अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं। देखिए तो मैं एक एक पहले प्रकार के बारे में समझा देता हूँ, है ना। उसके बाद मतलब एक एक कौन कौन से प्रकार होते हैं और फिर से एक एक प्रकार को मैं विस्तार से आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए अलैंगिक जनन का सबसे पहला जो प्रकार मैंने लिखा है उसको हम लोग विखंडन कहते हैं। विखंडन को हम लोग इंग्लिश में फिशन कहते हैं। और फिशन ये दो प्रकार का होता है, द्विखंडन या उसको त्रिविभाजन भी कहते हैं, और दूसरा है बहुखंडन और बहुविभाजन। ये दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए द्विखंडन को बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब दो में विभक्त, विफिजन मतलब विभक्त होना होता है, और मल्टीपल मतलब बहुत सारा। विभक्त, विभक्त की बात करूँ, जैसे मैं एक कोशिका की अगर बात करूँ तो एक कोशिका जब दो में विभक्त हो जाएगा तो इसको द्विखंडन कहेंगे। और एक ही कोशिका जब है और एक कोशिका जो है अचानक जो है बहुत सारी कोशिकाओं में बदल जाएगा, यानी इसी के बहुत सारे जब जीव बन जाएंगे तो इसको हम लोग बहुखंडन कहते हैं। विस्तार से हम लोग इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद में जाऊँगा मुकुलन। मुकुलन को हम लोग इंग्लिश में बर्डिंग कहते हैं। बर्डिंग क्या होता है? कली, जैसे कि कली मैंने बांस वाला बताया था या ईंख का बताया था, है ना। उसमें से या हाइड्रा में भी होता है, जब एक जीव होता है उसमें से छोटा सा जब कली निकलता है और कली जो है टूट कर बिखर के और फिर से एक नया जीव बन जाता है, तो इस विधि को मुकुलन कहते हैं और यह अलैंगिक जनन का प्रकार है। इसके बाद बताऊंगा अपखंडन और पुनर्जनन। जैसे यह एक कलम है और एक कलम को मैं पटक दिया तो पटकने के बाद अगर 4 टुकड़ा हो गया तो ये चारों टुकड़ा अलग अलग टुकड़ा से फिर एक नया नया कलम बन जाएगा। यानी एक टुकड़ा, एक कलम से 4 टुकड़ा हुआ और 4 टुकड़ा से फिर 4 नया कलम। हालांकि कलम जो निर्जीव है, अब इस कलम की जगह पर कोई जीव होता है तो समझिए क्या होता है कि 4 गो जीव बन जाता है 4 गो टुकड़ा से। इसी को अपखंडन या पुनर्जनन कहते हैं। इसको भी हम लोग देखेंगे, प्लेनेरिया में होता है। बीजाणु जन्म क्या होता है? जैसे कवक वगैरह में होता है कि क्या होता है कि कुछ कोशिकाएं बनती हैं, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, है ना। और वो कोशिकाएं जो है बीज के समान होती है। बीज नहीं होता है बल्कि बीज के समान। समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ही वो कोशिकाएं बनती है और वो बीज कहीं भी जब गिरेगा और अपना फेवरेबल कंडीशन जब पाएगा तो उस फेवरेबल कंडीशन में फिर से वहाँ पर एक नए जीव का उत्पत्ति हो जाएगा। इस प्रकार के हम लोग जो है विधि को बीजाणु जनन कहते हैं, है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में एस्पेंजुलेशन कहते हैं, है ना। इसके बाद एक कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसको कहते हैं। कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है? जैसे गुलाब का पौधा देखा होगा आपने, उसका टहनी काट दिया जाता है और टहनी काट कर फिर से रोप दिया जाता है तो फिर से एक नया गुलाब का पौधा निकल जाता है। इसी प्रकार बहुत सारे पौधे ऐसे होते होंगे जिसका कायिक, कायिक मतलब फूल को छोड़कर अन्न, जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ता हो गया, अगर इनको रोप कर हम लोग जो है और फिर से एक नया पौधा अगर प्राप्त कर लेते हैं तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं।
और उत्तक संवर्धन लास्ट में। उत्तक संवर्धन क्या होता है, देखिए कि किसी पौधा से हम कुछ कोशिकाओं को ग्रहण करेंगे, उत्तक कोशिकाओं का समूह, और उसको अपने फेवरेबल कंडीशन में रखकर और उसका उत्पादन करेंगे, यानी कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाएंगे। कोशिकाओं की संख्या जब बढ़ती है तो उसको हम लोग थैलस कहते हैं, और थैलस को फिर अगर फेवरेबल कंडीशन में और कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, जब संख्या बढ़ने लगता है तो उसमें से आप अपने आप जो है जड़ जैसा आकृति उसमें निकलने लगता है, और उस आकृति को पुनः जो है हमने मिट्टी वगैरह में यानी फेवरेबल कंडीशन में अब उसको सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो फिर से एक नया पौधा जम जाता है। इस प्रकार का उत्तक संवर्धन जो है नर्सरी में किया जाता है। नर्सरी जहाँ नए नए पौधों का विकास किया जाता है, उत्पादन किया जाता है ना। तो ये रहा मैंने अभी जो बताया वो अलैंगिक प्रजनन के प्रकार को बताया। अब हम लोग एक एक करके विस्तार से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम विखंडन की। विखंडन, खंडन का मतलब आप समझ सकते हैं, खंडन मतलब टुकड़ा हो जाना, है ना। जब एक कोशिका जो है या एक जीव टूटकर 2 या 2 से अधिक खंडों में विभाजित होता है तो इसको हम लोग विखंडन के नाम से कहते हैं। ये विखंडन देखिए आपके पुस्तक में लिखा हो कि विखंडन के द्वारा ही मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव जनन करते हैं। इसमें याद रखिएगा कि विखंडन किस में होता है, तो एक कोशिकीय जीव में होता है, मतलब जिनका शरीर मात्र और मात्र एक कोशिका का बना हुआ होता है उनमें होता है यह विखंडन। जैसे इसका उदाहरण की अगर बात करूं तो उदाहरण में लिख लीजिए, एक कोशिका में कौन कौन आएगा, जीवाणु आएगा, जीवाणु बैक्टीरिया जिसको हम लोग कहते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब असीम केंद्रीय, यानी उनका केंद्रक जो होता है पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, उनमें ही यह क्रिया होती है। जीवाणु के बाद अगर हम बात करें तो अमीबा की बात करें, अमीबा में भी ऐसा ही होता है ना। कौन सा, मतलब विखंडन की क्रिया होती है। पैरामीशियम का नाम सुना होगा, पैरामीशियम, हमने पैरामीशियम का आकृति जो है पोषण में देखा था। और एक कोशिकीय शैवाल, एक कोशिकीय शैवाल में ऐसा क्रिया होता है। एक और आप नाम ले लिए तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किन में अलैंगिक प्रजनन यानी विखंडन के द्वारा होता है, और इसी में से किसी एक का नाम रहेगा। तो याद रखेंगे, उदाहरण भी तभी तो बता सकते हैं, है ना। मतलब इनमें फिर देखिए विखंडन जो है एक कोशिकीय जीव में होता है, जैसे जीवाणु में हो सकता है, अमीबा में भी हो सकता है, पैरामीशियम में होता है, एक कोशिकीय शैवाल में होता है, और यूग्लिना में होता है। ये ऐसे जीव हैं जिनमें कि विखंडन की क्रिया होती है। अब विखंडन की बात करूं तो आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है, विखंडन जो है 2 प्रकार से हो सकता है, द्विखंडन या उसको हम लोग कहते हैं द्विविभाजन, दूसरा है बहुखंडन या इसको हम लोग कहते हैं बहुविभाजन। इनमें क्या अंतर है, तो नाम से आप समझ सकते हैं। द्विखंडन में क्या होता है कि एक जीव जब 2 जीव में बढ़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं द्विखंडन, और एक जीव जब 1 से 2 या 2 से अधिक जीवों में जब टूट जाता है, बिखर जाता है, या 2 से अधिक जो है जीव बन जाते हैं एक जीव से, तो उनको हम लोग कहते हैं बहुखंडन। आपके पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, जरा हम इस पर भी गौर करें तो वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि से खंडित होकर 2 का निर्माण होता है या 2 व्यष्टियों का निर्माण होता है, उसे द्विखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। और यह क्रिया होती है एक कोशिकीय जीव, जैसे जीवाणु में हो सकता है, पैरामीशियम में होता है, अमीबा में भी होता है, क्लेमाइडोमोनाज एक कोशिकीय शैवाल का ही उदाहरण है। क्लेमाइडोमोनाज, है ना, क्लेमाइडोमोनाज में होता है, यूग्लिना में होता है, और ईस्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा, मैदा वगैरह में डाला जाता है। ईस्ट हमने नहीं लिखा है, ईस्ट भी आप जान लीजिए, है ना। ईस्ट में ये होता है, मतलब एक कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, या एक जीव, जैसे आपके पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि इस विधि में कोशिका
या संपूर्ण शरीर की अगर बात करें, चूंकि संपूर्ण शरीर उनका एक ही कोशिका का बना होता है, 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। सर्वप्रथम कोशिका का या शरीर वृद्धि कर परिपक्व होता है। परिपक्व का मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जनक अमीबा है। जनक मतलब पिता समान, जो संतति उत्पन्न करने वाला है। अब यह क्या होगा कि अभी तो मैं सिंपली बता रहा हूं, यह 2 अमीबा को जन्म देगा। ये इसका केंद्रक है, ये संतति हो गए। अब यहाँ पर सोचना है कि ये जो दोनों संतति हैं, क्या बिल्कुल तो जनक के समान होंगे, लेकिन ये पूरी तरह से तैयार फिर प्रजनन करने के लायक हो जाएंगे? तो नहीं, अभी ये बच्चे हैं, अभी इनका आकार जो होता है वो छोटा होता है। इनकी पूरी कोशिकाएं अभी मतलब पूरी तरह से डेवलप नहीं होती हैं। धीरे धीरे ये डेवलप करके फिर से इनके जैसा मतलब ये कोशिका जो है परिपक्व बनेगा, यानी इसे 2 परिपक्व अमीबा बनेंगे, है ना। और जब ये 2 परिपक्व अमीबा बन जाएंगे तब ये विभाजन करने के लायक होंगे, है ना। तो कैसे विभाजन होगा तो इसमें भी हम देखेंगे। सर्वप्रथम कोशिका शरीर वृद्धि होकर परिपक्व होता है। इसके बाद केंद्रक समसूत्री विभाजन या असमसूत्री विभाजन द्वारा 2 समान केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। कैसे होता है तो देखिए, इसका अवतरण बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अमीबा के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, उस अमीबा का कोई निश्चित आकृति नहीं होता है। आप चाहे जैसे भी ऐसे ऐसे घेर लीजिए, ये बन गया अमीबा। बहुत लोग क्या करते हैं कि किताब में अमीबा ऐसे बना हुआ है तो बिल्कुल वैसे ही हूबहू आकृति छापने लगते हैं कॉपी में। ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पोषण में भी अमीबा के बारे में जाना है। अमीबा जो होता है वह एक कोशिकीय होता है और इसका जो ये बाहर जो कवरिंग होता है वह झिल्लीदार होता है, बहुत मुलायम, बहुत नाजुक झिल्ली के समान होता है और यह कहीं से भी पचक जाएगा। अभी अमीबा देखा दूसरे आकृति में और कुछ समय के बाद उसकी आकृति बदल जाएगी, कुछ समय के बाद फिर आकृति बदल जाएगी। इस प्रकार हमेशा उसकी आकृति जो होती है वह बदलते रहती है ना। तो निश्चित इसकी कोई आकृति नहीं होती है, अनिश्चित होती है, इसीलिए यह हूबहू छापने की जरूरत नहीं है। चलिए, मैं ये एक अमीबा बना दिया। तो एक अमीबा सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि अभी परिपक्व नहीं है, ये भी नया जन्म लिया हुआ अमीबा है, तो यह क्या होगा, सबसे पहले ये समझिए कि नवजात है, नवजात अमीबा। नवजात अमीबा का मतलब क्या हुआ, अभी जन्म लिया है फ्रेश अमीबा। अब इसका आकृति जो है देखिए ये बढ़ गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, परिपक्व अमीबा। यह जब परिपक्व अमीबा होगा तो अब धीरे धीरे देखिए क्या होगा, आकृति हर समय बदल गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब ये केंद्र कितना छोटा है, अब यह केंद्र कितना बड़ा हो जाएगा। अब केंद्र इतना बड़ा क्यों होगा आप समझ सकते हैं। इतना बड़ा केंद्र क्यों होगा, इतना बड़ा केंद्रक इसलिए होगा क्योंकि ये अभी जो है परिपक्व नहीं था। अब जब परिपक्व होगा तो एक अमीबा से 2 अमीबा बनने के लिए इसके अंदर जो भी मटेरियल्स है उन मटेरियल्स बढ़ेगा, है ना। तो केंद्रक का आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा। केंद्रक के अंदर भी डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होता है, तो क्रोमोसोम्स बढ़ेगा तो केंद्रक का आकार भी बढ़ेगा। अब केंद्रक का आकार बनेगा, देखिए ये पहला आकृति है, ये दूसरा आकृति है, ये तीसरा आकृति है। अब तीसरा आकृति चूंकि जगह की कमी है, मैं इसी में बता रहा हूँ मीठा के, लेकिन आप अलग अलग आकृति बनाएंगे। तीसरा आकृति से देखिए मैं चौथा आकृति बना रहा हूँ। मान लीजिए कि इसी केंद्रक है, तो केंद्रक के अंदर जो मटेरियल्स होंगे वो मटेरियल्स जो है अधिक होंगे, तो मैं बढ़ गया। अब बढ़ने के बाद अब धीरे धीरे देखिएगा यहाँ पर ये चौथा आकृति बना रहा हूँ। यहाँ से केंद्रक जो है बीच से धंसने लगा, बीच से अभी पूरी तरह से मतलब अलग नहीं हुआ है, बीच से धंसने लगा। ये सब उससे में, मगर केंद्रक जो है बीच से धंसने लगा।
आधा मटेरियल इधर चला गया और आधा मटेरियल इधर चला गया, है ना। अब कुछ समय के बाद ये दोनों जो है केंद्रक झिल्ली देखिए सट गया। अब सटने के बाद ये पांचवा आकृति है, सटा गया, ये पांचवा आकृति हो गया। अब छठा आकृति बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। छठा आकृति क्या होगा कि ये दोनों केंद्रक जो है अलग अलग हो गए, है ना, दोनों केंद्रक ये अलग अलग हो गए। अब सातवां आकृति बना रहा हूँ मैं, देखिएगा। सातवां आकृति में ये अब केंद्रक जो है थोड़ा सा और दूर दूर चले गए और ये जो कोशिका झिल्ली था अब ये सटने लगा। ये सातवां आकृति हो गया। आठवां आकृति बना रहा हूँ, देखिए। ये अब क्या होंगे, बिल्कुल ये कोशिका जो झिल्ली थी ये सट गए। और नौवां आकृति बना रहा हूँ मैं। मतलब ये दो अमीबा बन गए, एक अमीबा से दो अमीबा, फिर ये छोटे अमीबा हो गए ना। अब ये फिर छोटे अमीबा से एक एक अमीबा, ये बड़ा बनेगा, बड़ा बनने से फिर इसका केंद्रक, जैसे कि तीसरा चौथा पांचवा आकृति बनाया था। मैंने 9 आकृति में एक अमीबा से जनन करवाकर 2 में बांटा। तो मुझे भी उम्मीद है आप लोग भी एक अमीबा से 2 अमीबा जरूर बनाएंगे। लेकिन कैसे बनाएंगे? 9 स्टेप में 9 आकृति बनना चाहिए, है ना। चलिए अब आपके बुक में देख लेते हैं कि समसूत्री विभाजन या असमसूत्री विभाजन। असमसूत्री विभाजन मतलब क्रोमोसोम्स की संख्या घट बढ़ भी सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि डीएनए की मात्रा दोनों कोशिकाओं में, दोनों संतति में बराबर हो, मतलब कि अलग अलग भी हो सकती है। असमसूत्री विभाजन द्वारा 2 समान संतति केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। अतः अंत में कोशिका द्रव्य का मतलब ये देखिए, ये कोशिका द्रव्य था। जब हमने कहा कि केंद्रक विभाजन हो गया और केंद्रक विभाजन के बाद केंद्रक जब 2 अलग अलग हो गया तो कोशिका झिल्ली जब सिकुड़ने लगा था, यानी समझिए कि वह कोशिका द्रव्य का विभाजन था। कोशिका के अंदर जो द्रव्य था वह 2 बराबर भागों में बंटने लगा था और इससे 2 संतति जीवों की उत्पत्ति होती है तथा दोनों में एक एक संतति में केंद्रक मौजूद होता है। अभी जो हमने संतति बनाया आप देख सकते हैं कि दोनों में एक एक केंद्रक मौजूद है। संतति जीव आपस में एक रूप के एक अनुवांशिक गुणों में एक समान होते हैं। ये दोनों जो होंगे वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के समान होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, क्योंकि दोनों में जो डीएनए है वह एक ही जनक से आया है, अलग अलग जनक से नहीं आया है और जैसा था वैसे ही आ गया है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं होता है। इस प्रकार का जनन अनुकूल वातावरण में संपन्न होता है। अनुकूल वातावरण का मतलब कि जनन करने के लायक जैसा वातावरण चाहिए, अगर वैसा वातावरण रहेगा तब इस प्रकार का जनन होगा, है ना। और इसमें मुख्य बात आप लोगों को यह जानना चाहिए कि ये जो संतति जो उत्पन्न हुए ना अमीबा के, ये दोनों एक दूसरे के समान होते हैं और इनको अनुजात कहा जाता है। अब यहाँ समझना है कि अनुजात क्यों कहा जाता है, यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अनुजात इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ संतान होते हैं, इनके माता पिता नहीं होते हैं। जैसे एक अमीबा था, तो एक अमीबा खुद जब 2 अमीबा में विभाजित हो गया तो इसका पिता कौन है? ये तो अब नहीं रहा ना, ये तो नष्ट हो गया, ये नष्ट हो गया। एक अमीबा से 2 अमीबा बना, खाली संतान बना, पिता तो इसका हुआ नहीं, है ना। तो जब पिता नहीं होता है या माता पिता कोई नहीं होता है, सिर्फ संतान, और ये संतान फिर कभी पिता बनेंगे जनक, और वो जनक जब फिर संतान का उत्पन्न करेंगे तो फिर वो जनक नष्ट हो जाएंगे। यानी जब भी मिलेगा अमीबा तो संतति ही मिलेगा, जनक नहीं मिलेगा। जनक कुछ समय के लिए हम कह सकते हैं,
जब एक अमीबा दो अलग अलग कोशिकाओं में जितने समय के लिए, थोड़े समय के लिए विभाजित होने के कगार पर आता है तो जनक कहते हैं, लेकिन तुरंत कुछ समय के बाद वह संतति में बदल जाता है। यही कारण है कि इनके संततियों को हम लोग अनुजात के नाम से जानते हैं, है ना। अब दूसरी बात यह हमें बताया था एक बहुखंडन या बहुविभाजन, यह भी अमीबा में भी होता है। अमीबा के साथ साथ मैं बताऊं कि प्लाज्मोडियम में होता है जो मलेरिया परजीवी है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो मलेरिया रोग पैदा करता है, प्लाज्मोडियम में भी होता है और छोटे छोटे शैवाल में भी होता है ना। तो इसमें देखें हम लोग किस प्रकार से यह होता है। तो एक चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए कि हम लोग जो है ठंडा परिवेश में रहते हैं, जी रहे हैं हम लोग, और अचानक क्या हुआ, परिवेश बदल गया। देखिए दो प्रकार की परिस्थिति होता है, एक अनुकूल परिस्थिति और दूसरा परिस्थिति प्रतिकूल। ये अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति क्या है इसको भी हम लोग जान ले थोड़ा सा। अनुकूल परिस्थिति मतलब ऐसा वातावरण जिसे हम पसंद करते हैं, जिस वातावरण में हम अपने दैनिक क्रियाकलाप पूरी तरह से बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर, जल, वायु जितना हमको पसंद है उतना हमको मिल रहा है तो कहेंगे कि हमारे लिए यहाँ पर अनुकूल परिस्थिति है। लेकिन अगर आपको या मेरे को पानी में डुबा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो मेरे लिए प्रतिकूल परिस्थिति हो जाएगा। यानी वैसी परिस्थिति जिसमें हम जी नहीं सकते हैं, जिसको हम नहीं चाहते हैं। उसमें पानी तो मिलेगा लेकिन वायु नहीं मिलेगा सांस लेने के लिए, है ना। तो वो हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति हो जाएगा। हम घर में हैं, आराम से ठीक हैं, अचानक क्या हो गया कि खूब ठंडा पड़ने लगा तो हम क्या कर लेंगे, अपने घर के चारों तरफ ऐसा बाउंड्री करवाएंगे कि थोड़ा सा भी हवा अंदर न आए। हम अपने शरीर के चारों तरफ ऐसा स्वेटर वगैरह, रजाई वगैरह की व्यवस्था करेंगे कि थोड़ा सा ठंडी ना आए। इस बात को समझिएगा। उसी प्रकार हम जरा अमीबा के बारे में सोचते हैं। ये अमीबा का न्यूक्लियस है अंदर, ये कोशिका द्रव्य है और इसको अंदर जो होता है वो केंद्रक द्रव्य होता है। प्रतिकूल परिस्थिति पड़ा, यानी ऐसा परिस्थिति जिसमें यह अपने आप को सहन नहीं कर पा रहा है या प्रजनन करने के लायक नहीं है, तो इस समय क्या करेगा यह अमीबा। इसमें खासियत होती है कि अपने शरीर के बाहर एक ऐसी रचना विकसित करता है ठोस, उस रचना के कारण जो है जो प्रतिकूल यानी विषम परिस्थिति जो हुआ वह इस कोशिका को हानि नहीं पहुंचाएगा। अपना कवच बना लिया, रक्षा कवच। इस रक्षा कवच को ही हम लोग पुट्टी या सिस्ट के नाम से जानते हैं। पुट्टी या सिस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। और खास बात है, ये कब तक पुट्टी या सिस्ट रहेगा, जब तक कि अब उस जहाँ जी रहा था उसके स्थान पर फिर से फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाए, यानी अनुकूल परिस्थिति ना आ जाए। लेकिन जब तक यह अनुकूल परिस्थिति का वेट करता है, इंतजार करता है, तब तक देखिए इसके अंदर क्या होता है। यह केंद्रक है ना, खाएगा पिएगा सब कुछ करेगा। यह केंद्रक बड़ा होगा, बड़ा केंद्रक से यह धीरे धीरे दो केंद्रक में विभाजित हो जाएगा। केंद्रक कैसे विभाजित करता है इसके पहले बताया था। फिर ये केंद्रक क्या करेंगे, फिर खाएंगे पिएंगे मोटाएंगे और 2 से 4 केंद्रक बन गए जी। फिर ये केंद्रक खाएंगे पिएंगे, फिर 4 से कितने केंद्रक बन जाएंगे अंदर, विभाजन के द्वारा 8 केंद्रक बन जाएंगे। इस प्रकार से अनगिनत 8, 16, 32 बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। और फेवरेबल कंडीशन के आने के पहले ये कोशिका द्रव्य था ना, प्रत्येक कोशिका के चारों तरफ
कोशिका द्रव्य भी विभाजित हो जाता है। मतलब मैं यूँ कहूँ कि एक पुट्टी या सिस्ट के अंदर बहुत सारे अमीबा बनकर तैयार। क्यों अमीबा? केंद्रक भी इनका अपना अलग अलग हो गया और कोशिका द्रव्य भी इसी सिस्ट के अंदर। और जैसे ही कोई फेवरेबल कंडीशन आया, यानी इनको जीने के लिए जितना हवा पानी तापमान चाहिए उतना अगर बाहर दिखने लगा, तो अचानक एक जगह से यह पुट्टी टूट जाएगा और ये सब निकल कर अलग अलग अमीबा हो जाएंगे। एक अमीबा से कितने अमीबा हो गए? 2 से अधिक हुए ना, अलग अलग अमीबा बन गए। इसी को कहते हैं हम लोग बहुखंडन या बहुविभाजन या मल्टीपल फिशन कहते हैं इसको, कि एक अमीबा से एक ही समय में 2 से अधिक अमीबा इसमें बन जाते हैं। हम लोग अपने पुस्तक की तरफ थोड़ा सा मूव कर लें। आपके पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा की बात करूं, प्लाज्मोडियम या निम्न कोटि के शैवाल के शरीर या कोशिका के चारों तरफ एक कड़ी भित्ति का निर्माण करते हैं। अभी मैंने बताया कड़ी भित्ति, उस कड़ी भित्ति को पुट्टी या सिस्ट कहा जाता है। कोशिका के भीतर मौजूद केंद्रक बार बार विभाजित होता है और संतति केंद्रक, जैसे हमने पहले बताया था कि एक केंद्रक से 2 केंद्रक, 2 केंद्रक से 4, 4 से 8 बनाया था हमने केंद्रक। तो संतति केंद्रकों का निर्माण होता है। इसके बाद इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका द्रव्य का आवरण हो जाता है, यानी कोशिकाएं यानी कि अमीबा, बहुत सारे अमीबा बन जाते हैं। इस प्रकार पुट्टी के अंदर कई संतति कोशिकाओं की उत्पत्ति हो जाती है। अनुकूल परिस्थिति यानी फिर से फेवरेबल जब कंडीशन आता है तो अनुकूल परिस्थिति के आगमन पर पूरी तरह से ये फट जाती है। फटने के बाद संतान कोशिकाएं ये बाहर निकलकर आप क्या देख रहे हैं, विकसित हो जाती है और फिर से अनुजात जीव, अनुजात क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका तो पेरेंट होता नहीं है, जनक होता नहीं है, इसलिए अनुजात जो है कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। और उक्त दोनों प्रकार के अगर विभाजन की बात करूं, यानी द्विखंडन और बहुखंडन दोनों की अगर बात करूं, तो दोनों प्रकार के विखंडन की विधियों से उत्पन्न जो संतान होते हैं, जो वंशज होते हैं, उनको अनुजात कहा जाता है। वस्तुतः खंडन में जीव के संपूर्ण शरीर का विभाजन हो जाता है और विभाजन के फलस्वरूप इसमें जो जनक जीव होता है उसके शरीर का नष्ट, मतलब उसका शरीर नष्ट हो जाता है, यानी उसका शरीर पूरी तरह से गायब हो जाता है। एवं सिर्फ इसमें हमने अभी बताया कि वंशज ही बचे रहते हैं। अतः जनक जीव से उत्पन्न सभी संततियों को अनुजात कहा जाता है। अनुजात कहने का तरीका हुआ, कारण हुआ कि क्यों हम लोग अनुजात कहते हैं। इसके बाद कुछ और आपके बुक में लिखा हुआ है कि बहुकोशिकीय जीवों में जनन की विधि अपेक्षाकृत जटिल होता है, क्योंकि इनमें कोशिकाएं संगठित होकर उत्तक बना लेती हैं, उत्तक से विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण कर लेती है। अतः कोशिका विभाजन द्वारा सिर्फ जनन संभव नहीं है। आप ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ कोशिका विभाजन हो गया तो जनन हो गया, नहीं, ये सिर्फ इसमें होता है, एक कोशिकीय जीवों में ही होता है खासकर। तो इनमें जनन क्रिया अलग प्रकार से होती है ना। अगर एक कोशिका का शरीर नहीं बना है, बहुत सारी कोशिकाएं यानी बहुकोशिकीय जीव अगर हैं, तो उनमें जो जनन होगा वो अलग अलग विधि के द्वारा होगा। जैसे मुकुलन की बात करेंगे, अपखंडन की बात करेंगे, बीजाणु जनन की बात करेंगे, कायिक प्रवर्धन की बात करेंगे, है ना, उत्तक संवर्धन की बात करेंगे। इन विधियों के द्वारा जो है जीव जो है अलग अलग यानी जनन करते हैं। तो कल हम लोग जो है मुकुलन इत्यादि, मुकुलन के बाद हम लोग पढ़ेंगे, अपखंडन के बारे में पढ़ेंगे, बीजाणु जनन, मतलब जितने भी प्रकार हैं उन सब के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। आज का कक्षा कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।